हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी। हम डिस्कस कर रहे हैं ठाकुर पब्लिकेशन बुक से। अगर मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डाउट होता है सब्जेक्ट एनाटॉमी से रिलेटेड। सो एनाटॉमी को हम डिस्कस करेंगे सेपरेट और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे सेपरेट, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एनाटॉमी की जो सब्जेक्ट कॉपी होती है उसमें आपको क्या क्या लिखना होता है। एनाटॉमी के हर एक यूनिट को हम डिस्कस करेंगे वन शॉट में, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक यूनिट के वन शॉट को देखिए, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस बुक को आप परचेज़ कर लीजिए। इससे आपके हर एक नोट्स प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, जिसको हम लोगों ने वन शॉट में डिस्कस कर लिया, जिसमें आपके सारे सिस्टम कवर अप होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई से रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो आपका सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी है, इसमें आपके टोटल 10 यूनिट आते हैं। हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अगर आप देख रहे हो तो ये सारी चीज़ आपके सिलेबस के पॉइंट सारे ये सारे मेंशंस होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है और इसी सिलेबस से आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होता है। तो हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में एक यूनिट को, जिसे हम कंप्लीट करेंगे और आपका जो भी डाउट होगा वो आप उस यूनिट से कंपैरिजन में कंप्लीट करते रहेंगे। इससे एक दिन में आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट्स की। यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले आपका सिलेबस विद रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट वन शॉट के लिए ये सीरीज़ आपके आज से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1, जो आपका है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, जिसमें आपके ये सारे पॉइंट्स आते हैं आपके सिलेबस में। इसी से आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आपका क्वेश्चन पेपर होता है लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और आपके एमसीक्यू। तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपको अच्छे से स्टडी करनी है और हम डिस्कस करेंगे वन शॉट में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूनिट 1। यूनिट 1 आपका है ह्यूमन बॉडी सेल टिश्यूज़ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी, तो जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे ह्यूमन बॉडी पे, उसी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। हम लोग ह्यूमन बॉडी को दो तरीके से स्टडी करते हैं। पहला आपका आता है एनाटॉमी, दूसरा आता है आपका फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर को, फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं फंक्शन को। अब ये एनाटॉमी क्या है, तो एनाटॉमी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर रिलेशनशिप विच ईच अदर, इसी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर्स हम लोग जो एनाटॉमी में पढ़ते हैं उनकी बस फंक्शन की स्टडी करना, उसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। एनाटॉमी आपका ग्रीक वर्ड से आया। आपके दो ग्रीक वर्ड है, एक आपका होता है एना, एक आपका होता है टर्मोस। एना का मतलब होता है अप और टेमोस का मतलब होता है कट। मतलब कि हम लोग कट कर करके हर एक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी एक साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर को, कोऑर्डिनेशन को, जितने भी आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स आते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी और जो आपकी एनिमल एनाटॉमी होती है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसको हम लोग जूटोमी कहते हैं। जू मतलब कि आपके एनिमल से रिलेट करेंगे, और जो आपकी फाइटोटोमी होती है वो आपकी प्लांट एनाटॉमी को हम लोग कहते हैं। जो आपकी फिजियोलॉजी होती है वो आपके दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है। एक आपकी होती है फिजिक्स, एक आपकी होती है लोगोस। लोगोस का मतलब वो स्टडी, फिजिक्स का मतलब होता है आपका नेचर। मतलब कि हम लोग फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं रिलेट करके मैकेनिकल, फिजिकल, बायोकेमिकल फंक्शन को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसमें हम लोगों की जो भी बॉडीज़ के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग और उनकी वर्किंग को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें मेनली आपने पढ़ा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन, जो भी आपके एनाटॉमिकल टर्म्स आते हैं। एनाटॉमिकल टर्म्स आपके तीन में डिवाइड होता है। पहला आपका होता है डायरेक्शनल, फिर आपका आता है सेक्शनल, फिर आपका आता है बॉडी कैविटी। तो ये तीन जो आप पढ़ रहे हो यही आपके एनाटॉमिकल टर्म्स में आते हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा डायरेक्शनल टर्म्स। अगर मैं बात करूँ डायरेक्शनल टर्म्स को, तो ये लोकेट करता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स को एक के कंपैरिजन में दूसरे को। तो आपका सबसे पहला आता है सुपीरियर एंड, जिसमें क्या होता है आपका हेड लाइज अपर मोस्ट पोजीशन में होता है, उसी के एक्सट्रीमिटीज़ में हम लोग देखते हैं, तो वो आपका आता है सुपीरियर एंड। इन्फीरियर होता है जो आपके लोअर में होता है। सुपीरियर मतलब अपर, इन्फीरियर मतलब लोअर। एंटीरियर को ही हम लोग वेंट्रल एंड भी कहते हैं। एंटीरियर
एंटीरियर क्या होता है, जो आपका फ्रंट साइड होता है आपकी बॉडी का, जिसमें आपका चेस्ट, निप्पल्स, एब्डोमेन और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। पोस्टीरियर क्या होता है, उसको हम लोग डॉर्सल एंड भी कहते हैं। पोस्टीरियर मतलब कि आपकी बॉडी का बैक साइड, जिसमें आपकी वर्टेब्रल कॉलम आती है, मतलब कि आपकी बैक बोन, जिसमें आपके शोल्डर ब्लेड्स और बटक्स आते हैं। तो इन चार में कोई प्रॉब्लम नहीं। सुपीरियर मतलब अपर, इंफीरियर मतलब लोअर, एंटीरियर मतलब आगे का पार्ट, जिसको हम लोग वेंट्रल भी कहते हैं। पोस्टीरियर जो आपकी बॉडी के पीछे का पार्ट्स, मतलब कि जो आपके बैक होता है, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर। फिर आपके कुछ आती हैं पोजीशन। सबसे पहले है सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़ा होगा। सुपाइन में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो सीधे लेट जाता है, जो उसका फेस होता है वो फेस उसका कैसे होता है, अपवर्ड्स होता है। और जो प्रोन पोजीशन में होता है उसका जो फेस होता है वो डाउनवर्ड पोजीशन में होता है। फिर आपका आता है मीडियल पोजीशन। मीडियल पोजीशन में क्या होता है, पर्सन में हम लोग इमेजिनरी लाइन को कर लेते हैं, जिससे पर्सन जो होता है वो मिडिल में रहेगा, जिसके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। फिर आता है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन में क्या होता है, जो भी पर्सन के दो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं मिड लाइन से, और वो स्ट्रक्चर जो होता है एक साइड पे ही रहता है। फिर आपका होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट, जैसे कि आपका जो एल्बो है वो प्रॉक्सिमल है व्रिस्ट से। ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है। अब ये होता क्या है, जो भी आपकी बॉडी पार्ट क्लोजर होती है एक पॉइंट से या अटैचमेंट से, उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल। डिस्टल का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल से जस्ट अपोजिट, मतलब कि कितना दूर है। डिस्टल मतलब डिस्टेंस, प्रॉक्सिमल मतलब पास। फिर आपका आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी साइड, मतलब कि सिचुएटेड अपर सरफेस। पेरिफेरल का मतलब होता है डाउनवर्ड, या फिर आप कह सकते हैं आउटवर्ड रहेगा। फिर आपका आता है डीप, जो एकदम सरफेस के अंदर पे होगा। एक होता है पाल्मर, जो एंटीरियर सरफेस होता है आपके हाथ का, जो आप इसको पाल्म कहते हो। फिर आपका आता है प्लांटर। प्लांटर का मतलब क्या होता है, जो आपकी सरफेस होती है फुट या सोल, उसको हम लोग कहते हैं प्लांटर। ये इसमें क्या होगा, इन्फीरियर सरफेस रहेगा। फिर आपका आता है एनाटॉमिकल प्लेन्स बॉडी का। तो ये आपके डिवाइड होती हैं तीन पार्ट्स में प्लेन्स। तो तीन पार्ट्स में क्या आता है, आप इससे फिगर देखोगे तो पहला आपका है सेगिटल। सेगिटल आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, जो आपके हेड से टो में होती है और दो पार्ट को डिवाइड करती है। इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो इस तरीके से सेगिटल लाइन डिवाइड हो रही है, और उसका आपका पर्सन के, और इसमें वर्टिकली रहता है। अब आप देख रहे हो ये बॉडी है, इसके आपके हेड टू टो में डिवाइड करी, जो इधर इधर पार्ट्स में आ रहा है वो आपका होता है सेगिटल। फिर आपका आता है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स भी कहते हैं, मतलब कि इस तरीके से डिवाइड होगा। इसमें आपकी डिवाइड होने के बाद में अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट में डिवाइड होता है। फिर आपका आता है कोरोनल। ये आपकी बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में, मतलब कि कुछ बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करा, एंटीरियर आपका इधर रहेगा, पोस्टीरियर आपका उधर रहेगा। तो इस तरीके से आपके तीन एनाटॉमिकल प्लेन्स आते हैं। फिर आपकी आती है बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी पहली कैविटी आती है डॉर्सल कैविटी। डॉर्सल कैविटी आपकी स्मॉलेस्ट रहती है, और ये दो मेन कैविटीज़ में आती है। इसमें आपकी होती है एक क्रेनियल कैविटी, एक होती है स्पाइनल कैविटी। डॉर्सल कैविटी में आप देख रहे हो फिगर से, आपकी जो ऊपर ब्रेन पार्ट की रहती है उसको हम लोग क्रेनियल कहते हैं। स्पाइनल कैविटी जहाँ पे आपके स्पाइनल कॉलम्स रहते हैं, उन दोनों को ही आप कहते हो डॉर्सल कैविटी। फिर आपकी आती है वेंट्रल कैविटी। इसमें आपके थ्री आते हैं। एक होता है थोरेसिक कैविटी, जो आपके लंग्स का होता है। एब्डोमिनल कैविटी, जो आपके एब्डोमेन का होता है। जो आपके पेल्विक में होता है उसको हम लोग कहते हैं पेल्विक कैविटी। तो इसमें आपकी होती है वेंट्रल कैविटी। मेन आपकी दो टाइप्स की कैविटी होती है, पहली होती है डॉर्सल, दूसरी होती है वेंट्रल। फिर हम बात करेंगे मूवमेंट्स की। तो मूवमेंट्स आपके 4 टाइप्स के होता है। पहला मूवमेंट है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग मोशन, इसमें क्या होता है, एक सरफेस मूव्स करता है दूसरे पे, और एब्सेंस होता है। फिर आपका आता है एंगुलर। इसमें हम लोग एंगल मेंट करते हैं। पहला है फ्लेक्शन, दूसरा है एक्सटेंशन, फिर है एडजक्शन, फिर है आपका एब्डक्शन। अगर मैं बात करूँ फ्लेक्शन की, तो इसमें आपका एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है जॉइंट का। अब इसको हम एक डायग्राम से आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये आपका आर्म है, इस आर्म के बाद में ये आपकी एल्बो है, ये आपका आगे का हाथ है, और यहाँ पे आपके फिंगर्स आते हैं, मतलब पाम, और उसके बाद में फिंगर्स आते हैं। जब ये एंगल कम होगा, मतलब कि ये हाथ आपका इस तरीके से फोल्ड होगा, जब ये एंगल कम होगा, इसको हम लोग कहेंगे फ्लेक्शन। और जब ये हाथ आपका पूरा खुल जाएगा, जब ये एंगल बढ़ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। यही सेम चीज़ आपके लेग में होती है। ये आपकी नीज है, और लेग जब आपको इस तरीके से फोल्ड करेगा, ये एंगल कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्लेक्शन। यही एंगल जब बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे एक्सटेंशन। नाम से समझ में आ रहा है एक्सटेंशन, मतलब कि जो एंगल है वो एक्सटेंड कर गया, मतलब एंगल बढ़ गया। और फ्लेक्शन का मतलब क्या है, एंगल कम हो गया। फिर आपका आता है एब्डक्शन। इसमें क्या होता है, जो फ्रंटल प्लेन्स होती हैं वो आपकी
मूवमेंट करती है जिसकी मीडियन लाइन से हमें मिड बॉडी पार्ट्स है, तो एडजक्शन होता है, एबडक्शन होता है। एडजक्शन का मतलब क्या होता है, मिड लाइन से दूर हो जाना। अब एक मैं इसको मतलब डायग्राम से बता रही हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये पर्सन है, ये इमेजनरी मिड लाइन है जो हम लोगों ने बीच में ड्रॉ करी। एबडक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपकी मिड लाइन है, जो आपकी फ्रंटल लाइन, जो हम लोगों ने प्लेन में जो मिड लाइन बनाई है, मीडियन लाइन, उससे क्या हो रहा है, दूर हो रहे हो। एबडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, दूर होना। एडजक्शन का मतलब क्या हो रहा है, इससे आपका पास आना। अब एडजक्शन में क्या है, मूवमेंट जो भी एक्सट्रीमिटीज़ है आप टूवर्ड्स द बॉडी ला रहे हो। अब मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बता रही हूँ। ये आपकी इमेजनरी बॉडी थी, इसमें आपको एबडक्शन दिखाना है। एबडक्शन का मतलब क्या है, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ दूर हैं। एबडक्शन मीडियन लाइन से आपकी, मीडियन लाइन जो आपकी ये है, इससे आपकी ये बॉडी से दूर है। और यही चीज़ जब आप एडक्शन करोगे, ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड ऑन करना, तो ये इसके क्या है, पास में है। फिर आपका आता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब कि जैसे कि नेक है, नेक और जैसे हम लोग रोटेट करते हैं 360 पे उसे, या फिर अपने हाथ को इस तरीके से रोटेट करना। फिर आपका आता है सर्कमडक्शन जिसमें हम लोग 360 पे करते हैं। इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन में हम लोग जो सोल होता है फुट को, उसको टिल्ट करते हैं मूवमेंट की कुछ इस तरीके से। और एक्सर्शन होता है जिसको हम लोगों को फुट को करते हैं बाहर की ओर से। फिर आपका आता है प्रोनेशन या सुपाइनेशन। तो आपको पता है सुपाइन पोजीशन होती है, उसमें अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसमें क्या होता है, सुपाइनेशन होता है। प्रोनेशन में उसको करोगे तो वो प्रोनेशन होता है। सुपाइन में आपका हेड अपवर्ड साइड होता है, प्रोन में आपका जो हेड होता है वो डाउनवर्ड्स होता है। डोर्सल और प्लांटर एक्सप्लेनेशन क्या होता है, फ्लेक्शन क्या होता है, सॉरी। तो अगर मैं बात करूँ प्लांटर फ्लेक्शन की, तो ये डिफाइन करता है आपके फुट मूवमेंट को, जिसमें आपके सोल और फुट जो भी होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। डोर्सल फ्लेक्शन में क्या मिलेगा, आपका जो मूवमेंट होता है अपर साइड पे होगा। तो ये कुछ आपके एनाटॉमिकल टर्म्स आते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इनको आगे हर एक जगह पढ़ेंगे एनाटॉमी में। लेकिन कुछ इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप सेकेंड टाइम में होगे, थर्ड टाइम में होगे, तो आपको हर एक वर्ड एकदम ईजी लगने लगेगा, क्योंकि सुपाइन प्रोन एकदम क्लियर हो जाता है। एडजक्शन, एबजक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन और प्लेन्स और ये आपकी कैविटीज़, ये एकदम आप इससे एकदम फैमिलियर हो जाएगा और हमेशा आपको याद रहेगा। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, वो हमारा है सेल। तो सेल क्या होता है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आपको पता है सेल आपके दो टाइप्स का आता है, एक होता है यूनिसेलुलर जैसे कि प्रोटोजोआ ईस्ट, फिर आपका आता है मल्टी सेलुलर। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, सेल तो हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है। सेल आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, एक आता है आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में आपके बैक्टीरियाज आते हैं, यूकैरियोटिक्स में आपके प्लांट और एनिमल आते हैं। एग्जाम्पल आ गया आपका ये डायग्राम है ह्यूमन सेल का, जिसमें आप एनिमल सेल और प्लांट सेल बना सकते हो, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। फिर हम बात करते हैं हमारे सेल स्ट्रक्चर की। अच्छा, एक सेल है, उसके स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आपका डिफाइन करा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है आपका, ये सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। इसमें जो भी सब्सटेंस सेलेक्टिव आपके होते हो वही आप ये क्रॉस कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ की, तो ये गार्ड करता है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज़ में कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो भी सेल ट्रांसपोर्ट करना होता है एक सेल से दूसरी सेल, वो आपका सेल मेम्ब्रेन से होता है। इसमें आपके कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी हेल्प करते हैं आपके। ये आपके रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बाइंड साइट्स जो भी होती हैं साइटोस्केलेटन की, उसमें प्रेजेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये डिवाइड कर देता है सेल को स्मॉलर सेक्शन में, उसके आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो सेल मेम्ब्रेन है ये स्टेबल साइट प्रोवाइड करता है, जिससे कैटालिसिस और बाइंडिंग एंजाइम की ईजिली हो जाती है। यह अलाउ करता है फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिससे एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन से मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि आपके कोई भी सेल ऑर्गेनेल से उसका स्ट्रक्चर से ज्वाइन कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन से आप रेगुलेट कर सकते हैं ट्रांसफ़र जो भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का होना होता है, जैसे कि इसमें गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उससे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन आपकी मोटिलिटी में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर, तो इसमें आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आता है। इसको आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा।
ये आपके एज ए सिंगर और जी.एल. निकोसन ने दिया था 1970 में। इस मॉडल में आपको बताया गया था जो प्रोटीन होती है वो कॉन्टिग्यूअस लेयर में एक्सटेंड नहीं करती है, बस एक साइड पे आपके मेम्ब्रेन होता है और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बताया गया था सेल मेम्ब्रेन का। इसमें मॉडल हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का यूज़ करा था। इसमें फंक्शंस बताया गया था और इसमें आपके किस किस तरीके से एक्सपोज था वो सब बताया गया था। मेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो आपके फंक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है, जो सेल मेम्ब्रेन कवर अप करता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अगर मैं बात करूँ फंक्शंस की, तो पहली हेडिंग आती है आपकी प्रोटेक्शन, दूसरी आती है आपकी मैकेनिकल सपोर्ट साइटोस्केलेटन के साथ में, फिर सेपरेशन आता है आपको सराउंडिंग के साथ में, परमेबिलिटी भी आपकी एक फंक्शन में आती है, टिश्यू फॉर्मेशन में आता है, पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में आता है, कंट्रीब्यूशन होता है एंजाइम एक्टिविटी का, कंट्रोल होता है आपका न्यूरो हार्मोनल फ्लो का। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स से 7 से 8 जो आपके फंक्शंस में आते हैं, जो आपके क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो इस तरीके से सिर्फ आपको हेडिंग मेंशन करना है, क्योंकि एनाटॉमी में ये आएगा आपका फंक्शन नहीं, क्योंकि इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उन्होंने फंक्शन को डिफाइन करा था, इसीलिए इसमें आपके साथ शेयर करा गया है। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है सेल स्ट्रक्चर में, वो आपका है साइटोप्लाज्म। तो अगर मैं बात करूँ साइटोप्लाज्म, तो ये सेल मेम्ब्रेन के विद इन द प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल की वो सारी प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म आपका 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहला पार्ट आपका होता है साइटोसोल, जिसमें आपके फ्लूइड प्रेजेंट होती है इनसाइड द सेल, जिसमें आपके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल में मैं बात करूँ जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है एक सेल के आपके इनसाइड में। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या होता है, जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपके लाइसोसोम्स, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपकी गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज़, ये सब आ रही आपके प्रेजेंट होती है कहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में। फिर आपके आती है थर्ड, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनकल्शंस। इसमें क्या होते हैं, जो भी सेल्स अनेबल होती है अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस करने को, वो आपके प्रेजेंट होती हैं। इसके भी आपके कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको मेंटेनेंस का रहना होता है। अगर मैं बात करूँ जो साइटोप्लाज्म है, इसी में आपकी सारी ऑर्गेनल्स आती हैं, तो जो भी ऑर्गेनल्स आप पढ़ेंगे वो सारी आपके इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी पहली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी करते हैं, क्योंकि यही हमारी सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है, यही एक चीफ सोर्स है। अब अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो आपको स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, जिसमें आपके प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, ये हेल्प करता है आयंस और एटम्स को अक्रॉस करने का, एक ऑर्गेनल से अक्रॉस करने का। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है क्रिस्टे का, इसको आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मैट्रिक्स पे प्रेजेंट होता है। इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम लोग ऑक्सीजोन्स कहते हैं, और यही एंजाइम्स आपका रेस्पिरेटरी चेन में प्रेजेंट होता है। फिर आपका आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये आप पढ़ोगे क्रैप साइकिल में, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। स्ट्रक्चर मतलब डायग्राम आपको आना चाहिए। जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन एनाटॉमी का, वो आपका वेरी शॉर्ट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है उससे MCQ में। लेकिन जो ये सेल वाला क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट में आ सकता है, वेरी शॉर्ट में तो है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आप इस तरीके से पूरा हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और ऑर्गेनल्स के ये डायग्राम्स भी बनाएंगे। ये डायग्राम मुश्किल है, और जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ा था NCERT में, वो डायग्राम ईजी, आप वो डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर इसमें फंक्शंस है, फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के आपको पता है कि कौन कौन से वाइटल रोल है। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये आपको एनर्जी बना के देता है, जिससे आपकी सेल्स की फंक्शनिंग हो पाती है। ये आपके जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपके जितनी भी सेलुलर एनाबॉलिज्म होते हैं या कैटाबॉलिज्म होते हैं, उसको रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये आपकी एपोटोसिस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ये सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड बनाने का हेल्प करता है। ये हीम सिंथेसिस मतलब कि जो हीमोग्लोबिन बनना होता है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। ये आपके सेलुलर प्रोलिफरेशन में भी परफॉर्म करता है। ये साथ में परफॉर्म करता है डिटॉक्सिफिकेशन, जब लीवर सेल्स में हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया लीवर सेल्स में एंजाइम्स होती हैं जिससे डिटॉक्सिफाई कर पाता है अमोनिया को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्रोटीन ए मेटाबॉलिज्म में। तो ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपका आती है गोल्जी बॉडीज़। आपको पता है गोल्जी बॉडीज़ में फोल्डेड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आपका क्या होता है, लार्जर होता है सेल्स में, ये फैसिलिटेट करता है, और इसका मेन वर्क होता है कि ये एक्सपोर्ट कर सके प्रोटीन्स को आफ्टर द सिंथेसिस प्रोसेस। मतलब कि इसमें सिंथेसिस भी होता है और एक्सपोर्टेशन होता है प्रोटीन का। करता किसके साथ
आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ करता है। इसमें आपके सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका आता है इसका स्ट्रक्चर मतलब कि डायग्राम, तो ये आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शंस की, तो ये मॉडिफाई और सॉर्टिंग और पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग, सॉर्टिंग, पैकेज, मॉडिफाइंग और ये सब करता है आपके सेल और सेल सिक्रेशन में। ये मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन्स का, फिर ये डिलीवर करता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ पार्ट को। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंस को, जैसे कि आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलाइरेशन। फिर ये फॉर्मेशन करता है स्पिंडल का, जो आपके मियोटिक और माइटोटिक में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन होता है वाटर का, जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको एक्सक्रीट आउट करने का भी काम इसी का होता है। फिर आपका आता है लाइजोसोम्स। अगर मैं बात करूँ लाइजोसोम्स को हम लोग सुसाइडल सैक या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये इसका रोल क्या है, ये ऑटोलाइसिस होता है, ये मतलब खुद से ही ब्रेक डाउन करके ये वर्क करता है। इसका मेन वर्क क्या होता है लाइसोसोम का? अगर मैं बात करूँ लाइसोसोम है क्या, तो लाइसोसोम आपका डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है लाइसिस, मतलब कि क्या होता है ब्रेक डाउन होना। सोमा का मतलब होता है बॉडी, मतलब एक ऐसी बॉडी जो ब्रेक डाउन करके सेपरेट करती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी हुए हैं और इसका ये डायग्राम है, तो डायग्राम तो आपको ये बनाना ही है और इसके जो फंक्शंस है वो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आप लिखेंगे। फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये डिफेंस में आपको हेल्प करता है। उसके बाद में ये डिसॉल्व करता है आपके ब्लड क्लॉट्स को, जो भी थ्रोम्बस प्रेजेंट होता है। अगर ना करे तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ये थ्रोम्बस आपकी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा। कि हेल्प करता है क्रिटेनाइज करने को स्किन में। ये कॉज करता है स्पर्म को कि पेनिट्रेट करे ओवम को। ये डाइजेशन ऑफ योक में, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसमें हेल्प करता है। ये रिस्टोरेशन में हेल्प करता है बोन के। ये रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। रीएब्जॉर्प्शन जो आपका किडनी, यूरिनरी ब्लैडर में होता है पानी का, उसमें भी आपका लाइसोसोम हेल्प करता है। ये डिकम्पोज करता है जो भी आपके मैच्योर आरबीसीज होती है या फिर अगर डेड सेल्स है उनका। इनगल्फ कर लेता है कोई भी डैमेज सेल्स होती है, जिससे कि आपकी बॉडी में डैमेज सेल्स ना प्रेजेंस हो या ना उनका कोई भी कंपोजिशन हार्मफुल करे। ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स को, जो भी आपके मेटामॉर्फोसिस होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन को, जिसको हम लोग ऑटोफेगी भी कहते हैं। जब स्टार्वेशन होता है, मतलब कि जब आप फास्टिंग होते हो, जब आप व्रत रखते हो, जब आप कुछ नहीं खाते पीते हो, तो उस टाइम पे आपको न्यूट्रिशन लाइसोसोम देता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोफेगी। फिर आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोम्स भी कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके रफ आता है और स्मूथ आता है, मेनली इसका प्रोटीन से कनेक्शन रहता है। ये आपके स्ट्रक्चर बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है RER, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें RNA राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए रफ होता है। स्मूथ में नहीं प्रेजेंट होते हैं। और फिर आपका होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें स्मूथ और स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं। इसका डायग्राम आता है, डायग्राम आप रफ का अलग बनाएंगे, स्मूथ का आप अलग बनाएंगे। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस के। डायग्राम आप इससे बना सकते हैं, नहीं तो आप गूगल से सर्च करके बना सकते हैं, वो भी आपके लिए ईजी रहेगा। अगर मैं बात करूँ फंक्शंस की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का पहला फंक्शन आता है कि इसका मेन वर्क साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को बना के रखना होता है। ये मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है, या फिर आप कह सकते हैं एक्सचेंज करता है। किससे? साइटोसोल से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है, या फिर आप ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस को भी कंटिन्यू करा सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिससे आपके सरफेस बाउंड राइबोसोम्स होती है वो कलेक्ट होती है और स्टोर होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके डिफरेंट मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, वो भी आपके हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? बनने में। क्या बनने में? फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ये आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इसके डिटेल साइकिल भी पढ़ेंगे। फिर आपके आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लीवर में होता है और इसमें सिंथेसिस होता है आपके 2 चीज़ का, एक होता है आपका ग्लाइकोजन, एक होता है आपका लिपोप्रोटीन। फिर आपका आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? यहाँ पे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के फंक्शन की बस एक ही है कि वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर या प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें जेनेटिक कोड को कन्वर्ट करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में। कहाँ होता है? विद इन द राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके सब यूनिट स्मॉल होती है, लार्ज सब यूनिट होती है, और वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइन करती है। फिर आपका आता है नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस आपका स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स में आता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इसकी बनी होती है आपकी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। ये आपका कंट्रोल सेंटर कहलाता है सेल का। अब यही पॉइंट अगर MCQ में आ जाए तो हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है, तो क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का आपका डायग्राम रहता है, आपको इस तरीके से न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना है। फिर जो आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर का एनवलप होता है, ये
सर्कुलर होता है या तो ऑक्टागोनल न्यूक्लियर पोर्स में प्रेजेंट होता है। फिर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म आता है जो आपका न्यूक्लियस के अंदर फिल्ड होता है। फिर आपका आता है क्रोमैटिन मटेरियल जिसमें आपका सैचुरेटेड डीएनए ट्रांसफ़र करता है। फिर आपका आता है न्यूक्लियोलस जिसमें आपके न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होती है। फिर आपका क्रोमोजोम जो आपका क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है जिसमें आपके डीएनए बाउंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी प्रेजेंट होती है। फिर अब आप देखोगे डिटेल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, जिसमें आप देखोगे पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक ग्रैनुलर पोर्शन होता है और फिब्रिलर पोर्शन होता है। ये डिटेल स्ट्रक्चर आपका है न्यूक्लियस का। फंक्शन क्या है, जितनी भी सेल की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो कौन देखता है, आपका न्यूक्लियस देखता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो सेकंड फंक्शन इसका होता है कि ये हेरिडिटरी को देखता है। हेरिडिटरी को देखने के लिए इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि इसके पास डीएनए होता है, इसीलिए देख पाता है। साथ साथ ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। रिप्रोडक्शन में आप जानते हो सेल डिवीजन होता है जिसमें माइटोसिस और मियोसिस आता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन टॉपिक। वन शॉट में कवर अप करना है, इसीलिए हम लोग टॉपिक्स को बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको गो थ्रू हो जाओ और टॉपिक से और आपका कोई भी रिवीजन पार्ट रह गया हो उससे वो आपका कवर अप हो जाए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन। डिटेल पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पर अपलोडेड। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, डिटेल वीडियो की मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो आपको पता है सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है, जो भी पेरेंट सेल्स होता है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, जिससे आपके दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन प्रोसेस। इसमें जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो आपका डीएनए होता है वो आपका एग्जैक्ट सेम होता है, वही आपका ट्रांसफ़र होता है। सेल डिवीजन में आपके दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका माइटोसिस, एक होता है आपका मियोसिस। माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है, सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ग्रोथ के लिए, आपके रिप्लेसमेंट के लिए, साथ में इसमें फॉर्मेशन होगा न्यूअर वन सेल्स का जिसको हम लोग कहते हैं माइटोसिस। इसमें जो मदर सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके आपके बनती हैं। इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन में आपके हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स का यूज़ होता है। ये आपके वेजिटेटिव में भी यूज़ होते हैं और सोमैटिक सेल्स में भी यूज़ होते हैं। और लेकिन जो आपके मियोसिस होता है वो आपके सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सेक्शुअल प्रोडक्शन होता है जिससे प्रोसेस होगा और गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा। तो ये मेन डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में आपके फेजेस आते हैं, इनको हम लोग 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है प्रोफेज, जिसमें हम लोगों का इनिशिएशन होता है और इसमें कंडेंस होगा आपका क्रोमोसोमल मटेरियल। जो भी आपका क्रोमोसोमल मटेरियल होगा वो कंडेंस होकर क्रोमैटिन फॉर्म कर लेगा। फिर सेकंड आपका आता है जिसमें कंडेंसेशन के बाद में उसमें स्पिंडल फॉर्म होगा। फिर आपका आता है मेटाफेज। मेटाफेज में आपके कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगा आपके न्यूक्लियर एनवलप का। यहाँ पे आपको किनेटोकोर्स प्रोसेस देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है एनाफेज जिसमें स्प्लिटिंग होगी आपके ईच क्रोमोसोम की और वो माइग्रेट करेंगे और डिफरेंट पोल्स जो होते हैं उस पे जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। फिर आपका फिफ्थ स्टेज आता है टेलोफेज जिसमें आपका डिकंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का। फिर जो भी कंप्लीशन होगा टेलोफेज में वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपका डायग्राम इस तरीके से आप डायग्राम एग्जाम में बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ए फेज दैट इज इंटरफेज जिसमें आपका न्यूक्लियस होता है, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और एस्ट्रस होता है। फिर अर्ली प्रोफेज होता है, फिर उसके बाद में लेट प्रोफेज होता है। लेट प्रोफेज के बाद में आप देखेंगे कि आपका मेटाफेज आता है जिसमें जो आपके सेंट्रोमियर्स होते हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं। फिर मेटाफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है और स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद में वो सेपरेट जाते हैं। एनाफेज में आप देखेंगे कैसे डिफरेंट हो गया और लेट एनाफेज में कैसे डिवीजन होगा। टेलोफेज में आपके स्टेम बॉडीज में डिवीजन होगा। फिर उसके बाद में आपके दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। जो ये आपके दो डॉटर सेल्स हैं ये आपके बनते हैं साइटोकाइनेस, मतलब कि जो सेल डिवीजन हुआ है उसके बाद में। तो इसमें मेन आपके स्टेजेस आते हैं जिसमें आपका इंटरफेज आता है, फिर अर्ली प्रोफेज आता है, लेट प्रोफेज आता है, प्रो मेटाफेज आता है, मेटाफेज आता है, अर्ली एनाफेज आता है, लेट एनाफेज आता है, टेलोफेज आता है। फिर आपके दो बनते हैं डॉटर सेल्स आफ्टर द साइटोकाइन्स। हम लोग अपर से डिस्कस करें जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है माइटोसिस प्रोसेस का, तो ये डिप्लॉयड सेल्स को बनाता है। इसमें सेम जेनेटिक मटेरियल रहता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म
प्लाज्मिक रेशियो को भी मेंटेन रखते हैं और सेल रिपेयर हो जाता है। इससे हम लोग ग्रो करा सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। फिर आपका आता है मियोसिस। मियोसिस में आपका डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस फर्स्ट में आपका पहले आता है प्रोफेज फर्स्ट। फिर आप प्रोफेज फर्स्ट में आपके 5 आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं 5 फेज में सबसे पहला फेज आपका आता है लेप्टोटीन, फिर आपका आता है जाइगोटीन, फिर आपका डिवाइड होकर आता है पैचिटीन, फिर आपका आता है डिप्लोटीन, फिर आता है आपका डायकिनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट में जो आपका पहला फेज है लेप्टोटीन, इसमें क्या होता है जो आपका क्रोमोसोम है उसमें कॉम्पैक्शन देखने को मिलेगा और वो ही आपका कंटिन्यू रहेगा। जाइगोटीन में क्या होता है आपकी पेयरिंग होगी क्रोमोसोम की और यहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस, जिसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम मिलेंगे जिससे जो क्रोमोसोम पेयर हो जाएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा जाइगोटीन में। पैचिटीन में क्या होगा आपको बाइवेलेंट क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ये क्लियरली विजुअल्स होंगे क्योंकि ये टेट्रियाड्स पोजीशन बना लेंगे क्रॉस ओवर करके। फिर आपकी नेक्स्ट आती है डिप्लोटीन फेज। डिप्लोटीन फेज में आपको डिसोल्यूशन मिलेगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, जो कॉम्प्लेक्स बना था। आपका किस्मेटिक फॉर्मेशन भी डिप्लोटीन फेज में ही होता है। फिर डायकिनेसिस होता है जो प्रोफेज 1 के बाद होता है जिसमें क्रोमोसोम कंप्लीटली आपका कंडेंस हो जाता है और आपको डिसअपीयरेंस देखने को मिलेगा न्यूक्लियोलस का और आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा न्यूक्लियर एनवलप का। प्रोफेज फर्स्ट के बाद आपका आता है मेटाफेज फर्स्ट जिसमें अलाइनमेंट होगा आपके बाइवेलेंट क्रोमोसोम का। फिर आपका एनाफेज फर्स्ट आएगा जिसमें आपका सेपरेशन होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का। फिर टीलोफेज 1 आएगा जिसमें आपका रीअपीयरेंस होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का। फिर आपको देखने को मिलेगा इंटरकाइसिस जो आपका 2 माइटोटिक सेल्स के बीच में होता है और ये आपका वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे अकर होता है। उसी के तुरंत बाद आपको मियोसिस सेकंड देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्रोफेज सेकंड देखने को मिलेगा। प्रोफेज सेकंड में फिर से आपको डिसअपीयरेंस मिलेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियोलस का और कॉम्पैक्शन होगा आपके क्रोमोसोम्स का, फॉर्मेशन होगा स्पिंडल का। ये आपका प्रोफेज सेकंड है। प्रोफेज सेकंड के तुरंत आपका मेटाफेज सेकंड शुरू हो जाएगा जिसमें आप देखोगे इक्वेटोरियल जो लाइन होती है उसमें अलाइनमेंट हो जाएगा क्रोमोसोम का। फिर एनाफेज में आप देखोगे जो सेंट्रोमियर होते हैं क्रोमोसोम के वो स्प्लिट करेंगे। टीलोफेज में देखोगे रीअपीयरेंस होगा न्यूक्लियर एनवलप का और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस अकर हो गए। इसके बाद आप देखोगे कि आपको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस प्रोसेस का? मियोसिस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें डेफिनेट क्रोमोसोम नंबर आपके कंजर्व हो जाते हैं और ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका काम आता है। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक वेरिएशन से और मियोसिस प्रोसेस से आपको एवोल्यूशन देखने को मिलता है। फिर आपका आता है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस की अगर मैं बात करूँ लोकेशन की तो माइटोसिस आपके हर एक टिश्यूज़ में होता है लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ आपको जर्म सेल्स में देखने को मिलता है जैसे कि मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरी। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ माइटोसिस में आपको डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स मिलते हैं और मियोसिस में आपको हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन की तो इसमें नॉर्मल एक राउंड पर रेप्लिकेशन होता है, पर सेल पे डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है मियोसिस में एक राउंड पे रेप्लिकेशन होता है और 2 पे सेल डिवीजन होता है। मैरेंटल और पेरेंटल होमोलोगस की अगर मैं बात करूँ तो माइटोसिस में होमोलोगस नहीं होता है लेकिन मियोसिस में होमोलोगस मतलब सेम होता है ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो माइटोसिस में रेयर है और जहाँ तक है अनॉर्मल रहता है। मियोसिस में नॉर्मली रहता है और एटलीस्ट क्रोमोसोम मैटरनल पैटर्नल के होमोलोगस होते हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ डॉटर सेल्स के साथ तो माइटोसिस में आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली, मियोसिस में जेनेटिकली एक दूसरे से वो डिफरेंट होते हैं। तो यही सेल साइकिल में माइटोसिस और मियोसिस पार्ट को कवर करता है। तो यूनिट फर्स्ट में बस इतना ही ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की तो हम लोगों ने एनाटॉमिकल टर्म्स को डिस्कस करा, प्लेन्स को डिस्कस करा, मूवमेंट्स को डिस्कस करा, सेल स्ट्रक्चर डिविजन्स को डिस्कस करा और आपका जो सेल डिवीजन में मियोसिस माइटोसिस है उसको डिस्कस करा। नेक्स्ट आपके सिलेबस में टिश्यू मेंशन है, मेम्ब्रेन ग्लैंड्स मेंशन है और आपके ये कार्टिलेज मेंशन है, स्केलेटन मसल्स मेंशन है। तो जो आपके टिश्यूज़ हैं, मसल्स है, ग्लैंड्स हैं और कार्टिलेज है, इन 4 को हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब फर्दर कैसे डिस्कस करेंगे? ग्लैंड्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएंगी, मसल्स जितने भी आपके हैं वो आपके मस्कुलर सिस्टम में आ जाएंगे और जो भी आपके स्केलेटन है वो आपका स्केलेटन सिस्टम में आ जाएगा। तो इन सबको डिटेल में हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे, इसीलिए हम यूनिट 1 में इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यूनिट 1 में मेनली आपके लिए इतना सफिशिएंट था, सेल डिवीजन तक उसको हम लोगों ने 1 शॉट में कवर अप कर दिया। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। यूनिट 1 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।